नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर, जहाँ आपको हर किताब का सार हिंदी भाषा में मिलेगा। किताबें हमारी सच्ची दोस्त हैं। आशा है कि आप सभी को ये पसंद आएगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। आज हम गोता लगा रहे हैं टैरो कार्ड्स की दुनिया के एक बहुत ही खास कोने में, ओशो ज़ेन टैरो। हमारे पास जो स्रोत हैं वो ओशो की किताब ओशो ज़ेन टैरो द ट्रांसेंडेंटल गेम ऑफ ज़ेन के सारांश है। इसमें डेक और साथ वाली किताब दोनों शामिल हैं। तो हमारा मिशन है इस डेक के अनोखे दर्शन को समझना, इसकी बनावट और ये पारंपरिक टैरो से अलग क्यों है। ये सिर्फ कार्ड्स नहीं, ये तो खुद को जानने का एक जरिया है। बिल्कुल। ये डेक, हाँ, तो जैसा आपने कहा, आध्यात्मिक गुरु ओशो की प्रेरणा से बना है। और इसकी जो खूबसूरत, बहुत ध्यान खींचने वाली कलाकृति है, वो माँ देवा पद्मा की है। ये आया था 1990 के मध्य में, शायद 1995 में एक किताब और 79 कार्ड्स का सेट था। अब देखिए, इसकी बनावट पर ध्यान देना जरूरी है। इसमें 22 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं, 56 माइनर आर्काना है और एक बहुत ही खास एक एक्स्ट्रा कार्ड है, द मास्टर। और यही ढांचा, आप कह सकते हैं, इसके ज़ेन वाले दर्शन को समझने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये पारंपरिक टैरो डेक से अलग कैसे है? मतलब स्रोतों से जो बात सबसे ज्यादा उभर कर आ रही है वो ये कि इसका जोर भविष्य बताने या भविष्यवाणी करने पर लगभग है ही नहीं, बल्कि सारा ध्यान वर्तमान क्षण पर है। अभी और यहीं क्या हो रहा है उस पर। ये बाहरी चीजों को हमारे अंदर के मन का आईना मानता है। क्या मैंने सही समझा? हाँ, बिल्कुल सही। इसका इसका मूल दर्शन ही यही है कि बाहरी दुनिया जो है, वो अक्सर हमारे अंदर के जगत का आईना होती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जो अनदेखे पैटर्न है हमारे, सब कुछ बाहर दिखता है। कार्ड्स और उनकी जो छवियां हैं, वो इसी तरह डिजाइन की गई हैं कि वो चेतना की बदलती अवस्थाओं को दिखा सकें। विकास, बदलाव, हमारी सीमाएं, हमारी संभावनाएं, ये सब। तो जब हम इससे मार्गदर्शन लेते हैं, तो ये भविष्य नहीं बताता, बल्कि ये हमें गहरी अंतर्दृष्टि देता है, जगाता है और अंदर से बदलने के लिए प्रेरित करता है। और ये सब, हाँ, साफ तौर पे ज़ेन दर्शन से जुड़ा है। और जब आप ज़ेन कहते हैं तो शायद हमें इसे थोड़ा सा और समझना चाहिए। कई बार सुनते हैं ये शब्द, पर इसका मतलब क्या है इस डेक के संदर्भ में? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, सरल शब्दों में अगर कहें तो ज़ेन का मूल मतलब है ध्यान, वर्तमान पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, बिना किसी पुराने विचार के, चीज़ों को वैसे ही देखना जैसी वो हैं, और अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति सजग रहना। ये जो हम तुरंत फैसला कर लेते हैं या विश्लेषण करने लगते हैं, उससे हटकर अनुभव को सीधे महसूस करने पर जोर देता है। तो ओशो ज़ेन टैरो यही सजगता और वर्तमान पर टिके रहने का नजरिया टैरो के जरिए दिखाता है। ये दिलचस्प है। लेकिन कई लोग तो टैरो का इस्तेमाल भविष्य जानने के लिए ही करते हैं या कोई दिशा पाने के लिए। तो क्या ये नजरिया कि भविष्य नहीं बताना, सिर्फ वर्तमान पर ध्यान देना, ये उन्हें निराश नहीं करेगा? क्या इसमें सच में कोई मार्गदर्शन है अगर भविष्य की बात ही ना हो? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। और हाँ, जो लोग टैरो से सिर्फ ठोस भविष्यवाणियां चाहते हैं, उनको ये डेक शायद अधूरा लगे। लेकिन यहाँ मार्गदर्शन का मतलब थोड़ा अलग है। ये इस बात पर मार्गदर्शन देता है कि आप अभी इस पल में अपनी ऊर्जाओं को कैसे समझें, अपने पैटर्न, अपनी चुनौतियां, संभावनाएं, इनको कैसे देखें। ज़ेन का मानना है कि अगर आप वर्तमान को पूरी तरह समझ लेते हैं और उसमें जो सबक हैं वो सीख लेते हैं, तो भविष्य अपने आप सही दिशा ले लेता है। तो मार्गदर्शन भविष्य को काबू करने की कोशिश नहीं है, बल्कि वर्तमान में अपनी अंदर की स्थिति को बदलने के बारे में है। ये एक तरह से ज्यादा ताकत देने वाला नजरिया है, क्योंकि बदलाव आपके अंदर से शुरू होता है। समझ गई। तो ये बाहरी चीजों को बदलने के बजाय अंदर की समझ पर जोर देता है। चलिए, अब इसकी बनावट पर थोड़ी और गहराई से बात करते हैं। आपने मेजर अरकाना का जिक्र किया था, यहाँ क्या खास है? हाँ, यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। इसके जो 22 मेजर अरकाना कार्ड्स हैं, उनके नाम पारंपरिक कार्ड से काफी अलग हैं।
ये नाम ज़ेन से प्रभावित मानसिक या आध्यात्मिक अवस्थाओं को दिखाते हैं। जैसे पारंपरिक डेक में आपको दी एम्परर या स्ट्रेंथ या जस्टिस जैसे कार्ड मिलेंगे, लेकिन ओशो ज़ेन टारो में इनकी जगह आपको मिलेंगे एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, इनर वॉइस यानी अंतरात्मा की आवाज़, करेज यानी साहस, ये पारंपरिक स्ट्रेंथ से अलग है थोड़ा। फिर साइलेंस यानी मौन, रेबल यानी विद्रोही, बियॉन्ड इल्यूजन यानी भ्रम के पार, और कंप्लीशन यानी पूर्णता। तो ये नाम ही दिखाते हैं कि फोकस बाहरी घटनाओं या लोगों पर नहीं, बल्कि अंदर के अनुभवों और अवस्थाओं पर है। और माइनर अरकाना, क्या वहां भी ऐसे ही बदलाव है? हाँ बिल्कुल, माइनर अरकाना के जो सामान्य 4 सूट होते हैं वो यहाँ भी हैं, लेकिन उन्हें भी नए ज्यादा मौलिक नाम दिए गए हैं जो तत्वों से जुड़े हैं, जैसे फायर, आग। ये पारंपरिक वैंड्स की जगह है, और ये कर्म, ऊर्जा, जुनून को दिखाता है। फिर है वाटर, पानी, ये कप्स की जगह है और भावनाओं, रिश्तों, इंट्यूशन से जुड़ा है। फिर है क्लाउड्स, बादल, ये स्वॉर्ड्स की जगह है और ये मन, विचारों, संघर्षों और जहां स्पष्टता ना हो उसे दिखाता है। और चौथा है रेनबोज, इंद्रधनुष, ये पेंटाकल्स की जगह है और ये भौतिक दुनिया, सांसारिक अनुभव, आनंद और पूर्णता का प्रतीक है। अच्छा, तो स्वॉर्ड्स की जगह क्लाउड्स, ये तो मन की उलझनों या अस्पष्टता को दिखाने का बिल्कुल नया तरीका लग रहा है। इसके पीछे क्या सोच होगी? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पारंपरिक स्वॉर्ड्स अक्सर संघर्ष, दिमागी लड़ाई या प्रलवी सच्चाइयों से जुड़े होते हैं। क्लाउड्स नाम मन की उस अवस्था को दिखाता है जहां विचार साफ नहीं होते, जहां अज्ञान या भ्रम ने समझ को ढक लिया हो। ये दिखाता है कि मानसिक संघर्ष अक्सर स्पष्टता की कमी से पैदा होता है या जब मन में बादल छा जाते हैं, सिर्फ बाहरी टकराव से नहीं। ये थोड़ा नरम लगता है, पर शायद ज्यादा सही चित्रण है मन की कई अवस्थाओं का। और कोर्ट कार्ड्स, राजा, रानी, नाइट, पेज, क्या वो भी अलग है? हाँ, कोर्ट कार्ड्स भी हैं, हर सूट में 4। लेकिन यहां भी वो हमेशा पारंपरिक इंसानी व्यक्तित्व नहीं दिखाते, जैसे राजा या रानी। कभी-कभी वो ऊर्जाओं को दिखाते हैं, या नजरियों को, या किसी स्थिति से निपटने के तरीकों को। मतलब वो अहंकार वाले व्यक्तित्वों से कम बंधे होते हैं। उनकी तस्वीरें अक्सर ज्यादा अमूर्त या प्रतीकात्मक हो सकती हैं, जो उस सूट की ऊर्जा का एक खास रूप दिखाती हैं। और फिर वो अनोखा मास्टर कार्ड भी है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए, वो क्या दिखाता है? हाँ, द मास्टर कार्ड, ये इस डेक की सबसे अनोखी चीजों में से एक है। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड है, इसका कोई नंबर नहीं है। ये जो सामान्य जीवन मृत्यु का चक्र है, अहंकार की जो सीमाएं हैं, हमारी जो कंडीशनिंग है, उससे परे जाने का प्रतीक है। ये दिखाता है परात्परता, मतलब ट्रांसेंडेंस की अवस्था। ये इस संभावना को दिखाता है कि हम अपने बंधे बंधाए पैटर्न से, अपनी आदतों और अहंकार की पकड़ से मुक्त हो सकते हैं और एक ऊंची एकीकृत चेतना पा सकते हैं। ये परम जागृति और मुक्ति का प्रतीक है, जो ज़ेन अभ्यास का लक्ष्य भी है। तो ये परात्परता या ट्रांसेंडेंस इस डेक के हिसाब से क्या असल में अहंकार और सामान्य सीमाओं से परे जाना है? बिल्कुल, ये उसी अवस्था की ओर इशारा करता है जहां इंसान अपने सीमित मैं या अहंकार की पहचान से ऊपर उठ जाता है। वो जीवन को अच्छा बुरा, सही गलत, इन द्वंद्वों से परे जाकर देखता है, एक समग्र नजरिए से। मास्टरकार्ड याद दिलाता है कि ये क्षमता हम सब में है, चाहे हम जीवन के किसी भी मोड़ पर हों। ये डेक के साथ काम करने का एक सबसे ऊंचा लक्ष्य हो सकता है। वो इसे इस्तेमाल कैसे करें? क्या इसके साथ कोई गाइड बुक आती है? हाँ, डेक के साथ एक काफी विस्तृत गाइड बुक आती है। वो हर कार्ड के बारे में बताती है, कार्ड की तस्वीर का मतलब, वो किस अंदरूनी या बाहरी स्थिति की ओर इशारा कर सकता है और वो कौन सी अंदरूनी जागरूकता या समझ ला सकता है। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें सिर्फ मतलब नहीं लिखे हैं, इसमें ओशो के विचार हैं, उनकी कही छोटी कहानियां हैं, ज़ेन किस्से हैं, टिप्पणियां हैं। ये चीजें यूजर को कार्ड के सतही या शाब्दिक अर्थ से आगे बढ़कर उसके गहरे, ध्यान वाले और प्रतीकात्मक अर्थ से जुड़ने में मदद करती हैं। और इसकी भाषा कैसी है? क्या ये बहुत दार्शनिक या मुश्किल है? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि भाषा काफी आसान रखी गई है, जी। समझने लायक। जी। ये ज़ेन अभ्यास के जो मूल सिद्धांत हैं, उन्हीं पर जोर देती है। खुलापन, ग्रहणशीलता और जो अभी है उस पर ध्यान देना। ये मुश्किल प्रतीकों की व्याख्याओं में उलझाने के बजाय कार्ड की तस्वीर और उससे जो भावना या विचार उठ रहा है
उसके साथ सीधे जुड़ने को बढ़ावा देती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो इसका उपयोग करने का तरीका ही इसके मूल दर्शन को यानी जागरूकता को बढ़ावा देता है। ये सतही तौर पर कार्ड्स को पढ़ने के बजाय उनके साथ गहराई से जुड़ने पर जोर देता है, उन्हें आत्मचिंतन और ध्यान का माध्यम बनाने पर। तो चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई अपने करियर को लेकर उलझन में है और उसने कंप्लीशन यानी पूर्णता का कार्ड निकाला। पारंपरिक डेक में शायद ये किसी प्रोजेक्ट के अंत का इशारा होता। यहाँ इसका क्या मतलब हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। पारंपरिक डेक में कंप्लीशन शायद द वर्ल्ड कार्ड जैसा अक्सर बाहरी उपलब्धि या किसी चक्र के अंत का संकेत दे सकता है। ओशो ज़ेन टैरो में जबकि ये बाहरी समापन का संकेत दे भी सकता है, इसका जोर ज्यादातर अंदरूनी चक्र के पूरा होने पर होगा। ये शायद इस बात का संकेत हो कि कैरियर की उलझन किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि किसी पुरानी सोच, किसी अंदरूनी पैटर्न या किसी भावनात्मक बोझ के पूरा होने और उसे छोड़ने की जरूरत से जुड़ी है। ये आत्मसंतुष्टि की एक नई अवस्था या एक पुराने अध्याय को पूरी तरह से बंद करने का प्रतीक हो सकता है, ताकि नई शुरुआत हो सके। तो मार्गदर्शन यहाँ बाहरी कदम उठाने से पहले अंदर की स्थिति को समझने पर होगा। समझ गई। तो फोकस हमेशा अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। अब इस डेक और किताब से उभर कर आने वाले कुछ मुख्य विषय या थीम्स क्या हैं? हाँ, कई महत्वपूर्ण थीम्स हैं जो बार बार सामने आते हैं। पहला और सबसे जरूरी, जैसा हमने बात की, वर्तमान क्षण की जागरूकता, हियर एंड नाउ अवेयरनेस। इसका पहला फोकस यही है। कई कार्ड्स सीधे तौर पर हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी अनदेखी भावनाएं, विचार, ऊर्जाएं, उनको दिखाते हैं। दूसरा बड़ा विषय है आंतरिक परिवर्तन, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। ये डेक सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि अंदर से बदलने के लिए एक कैटलिस्ट का काम करता है। ये जागरूकता को बदलने, पुराने जो अब काम के नहीं रहे उन पैटर्न को छोड़ने और मन के जो भ्रम हैं उनको पहचानने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसके अलावा? हाँ, और विषय भी उतने ही जरूरी हैं। तीसरा है गैर न्यायिक रवैया, नॉन जजमेंट। ज़ेन का एक महत्वपूर्ण पहलू है अनुभवों को, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, उनको अच्छा या बुरा लेबल किए बिना स्वीकार करना, बस देखना। ये रवैया किताब में और कार्ड्स की व्याख्याओं में बार बार इस पर जोर दिया गया है। और ये सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है। जब आप कार्ड निकालते हैं तो डेक आपको बढ़ावा देता है कि आप जो देखें उसे सिर्फ देखें, बिना उसे तुरंत अच्छा या बुरा माने। ये अपने आप में एक अभ्यास है जो रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतर सकता है, जिससे आप स्थितियों पर ज्यादा शांति से प्रतिक्रिया कर पाएंगे। चौथा है अहंकार और भ्रम, ईगो एंड इल्यूजन। कई कार्ड्स इस बात को देखते हैं कि हमारी कंडीशनिंग, हमारा अहंकार, हमारी आदतें और पुरानी यादें कैसे भ्रम या दुख पैदा करती हैं। जैसे द माइंड यानी मन का कार्ड अक्सर विचारों के जाल को दिखाता है। तो इस डेक के साथ काम करने का एक बड़ा हिस्सा इन भ्रमों को पहचानना और उनसे परे देखना सीखना है। और पांचवा है आध्यात्मिक परिपक्वता, स्पिरिचुअल मैचुरेशन। मास्टर कार्ड और मेजर अरकाना के कई दूसरे कार्ड जैसे इंटीग्रेशन, मैच्योरिटी, ये ऊंची चेतना, भावनात्मक संतुलन और जीवन के अलग अलग पहलुओं को एक साथ लाने का रास्ता दिखाते हैं। व्यवहारिक रूप से क्या किताब में कार्ड्स फैलाने के मतलब स्प्रेड्स के तरीके भी बताए गए हैं? हाँ, किताब में कुछ सुझाव हैं स्प्रेड्स के लिए, जैसे डायमंड स्प्रेड है या रिलेशनशिप स्प्रेड। लेकिन यहां भी जोर सख्त भविष्यवाणी रीडिंग या बहुत जटिल स्प्रेड पैटर्न पर कम है। इसके बजाय कार्ड्स को आईने की तरह इस्तेमाल करने पर ज्यादा जोर है। आप एक कार्ड भी निकाल सकते हैं किसी स्थिति पर ध्यान करने के लिए। मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्ड्स आत्मचिंतन, ध्यान और गहरी अंतर्दृष्टि के लिए एक ट्रिगर या उत्प्रेरक का काम करें, न कि सिर्फ भविष्य बताने वाले जवाब दें। क्या ये डेक उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जो पारंपरिक टैरो जैसे राइडर वेट या थॉथ उनसे परिचित हैं? क्या उनका पिछला ज्ञान यहाँ काम आता है या बाधा बनता है? ये एक दिलचस्प सवाल है। हाँ, जो लोग दूसरे डेक जानते हैं उनके लिए ये उपयोगी हो सकता है, क्योंकि बनावट में कई समानताएं हैं। मेजर माइनर अरकाना, सूट्स, वो कुछ हद तक क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं। हालांकि ओशो ज़ेन टैरो अपने कार्ड्स को अलग नाम देता है और ज्यादा जरूरी बात एक अलग ज़ेन आधारित व्याख्या देता है। तो पारंपरिक अर्थों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना शायद बाधा बन सकता है। सबसे अच्छा तरीका है खुले दिमाग से आना, ये मानना कि ये एक अनोखी प्रणाली है। इसे भविष्यवाणी के टूल के बजाय अंतर्दृष्टि के लिए एक आईना या ध्यान के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखना सबसे फायदेमंद होगा। पिछला ज्ञान एक आधार दे सकता है, पर इसकी खासियत को समझने के लिए उसे थोड़ा किनारे रखना पड़ सकता है। तो संक्षिप्त में इस डेक की ताकतें क्या हैं? ये
किन लोगों के लिए खास तौर पर अच्छा हो सकता है? स्रोत और अनुभव बताते हैं कि इसकी कई ताकतें हैं। पहला, ये बहुत सहज है और भावनात्मक रूप से जुड़ने वाला है। इसकी तस्वीरें अक्सर सीधे दिल से बात करती हैं, दिमाग से विश्लेषण करने से पहले। दूसरा, ये आत्मचिंतन और आत्म अन्वेषण के लिए एक बेहतरीन जरिया है। ये आपको अपने अंदर देखने के लिए मजबूर करता है। तीसरा, जो लोग माइंडफुलनेस, ध्यान या आध्यात्मिक विकास में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये डेक और किताब बहुत मददगार हो सकते हैं, क्योंकि ये उन्हीं सिद्धांतों पर आधारित हैं। चौथा, जैसा हमने कहा, ये भविष्य की चिंता में फंसने की संभावना कम करता है, क्योंकि फोकस वर्तमान और अंदर की स्थिति पर है। और अंत में इसकी कलाकृति, वो बहुत सुंदर और ध्यान खींचने वाली है। वो अपने आप में प्रेरणा दे सकती है। और क्या इसमें कुछ चुनौतियां या सीमाएं भी हैं? ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जहां ये शायद उतना प्रभावी न हो? कुछ संभावित चुनौतियां भी हैं। पहली, जैसा हमने पहले भी छुआ, अगर कोई ठोस बिल्कुल पक्की भविष्यवाणियां चाहता है, जैसे क्या मुझे नौकरी मिलेगी या क्या मेरा रिश्ता चलेगा, तो ये डेक असंतोषजनक लग सकता है, क्योंकि यह हाँ ना में जवाब या निश्चित परिणाम नहीं देता। दूसरी, चूंकि कई कार्ड्स के नाम बदले गए हैं और उनकी व्याख्या पारंपरिक टैरो से अलग है, तो जो लोग पारंपरिक प्रतीकों के बहुत आदी हैं, उनके लिए सीखने में थोड़ा समय लग सकता है। एक लर्निंग कर्व है। ये सिर्फ नए नाम याद करना नहीं है, बल्कि एक नए नजरिए को अपनाना है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि वर्तमान पर ध्यान दें, पर असल जिंदगी की उलझनों में फंसा व्यक्ति शायद ठोस सलाह चाहेगा, सिर्फ आईना नहीं। क्या यह अस्पष्टता एक चुनौती बन सकती है? बिल्कुल। तीसरी चुनौती यही हो सकती है जिसे आप अस्पष्टता कह रही हैं। छवियां और व्याख्याएं अक्सर व्यक्तिगत व्याख्या को बढ़ावा देती हैं। इसका मतलब है कि सिर्फ मानक अर्थों पर निर्भर रहने के बजाय व्यक्ति को अपने इंट्यूशन, अपनी भावनाओं और अपने जीवन के संदर्भ से जुड़कर अंदरूनी काम करना पड़ता है। कुछ लोगों को ये आज़ादी पसंद आ सकती है, जबकि दूसरे से मुश्किल या अस्पष्ट मान सकते हैं, खासकर अगर वे तुरंत और सीधे जवाब चाहते हैं। ये डेक आपसे भागीदारी की मांग करता है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर हमें ओशो ज़ेन टैरो का सार 1 या 2 वाक्यों में बताना हो, तो वो क्या होगा? संक्षेप में कहें तो ओशो ज़ेन टैरो एक पारंपरिक भविष्य बताने वाला डेक कम है और आत्म जागरूकता, ध्यान और अंदरूनी बदलाव का एक शक्तिशाली जरिया ज्यादा है। ये ज़ेन दर्शन की जो गहरी समझ है, उसको टैरो के आसान और देखने वाले माध्यम से पेश करने का एक अनोखा और सुंदर प्रयास है। बिल्कुल। और लगता है इसकी असली ताकत इसी बात में है, वर्तमान क्षण में जो मौजूद है, खासकर जो हमारी सामान्य चेतना से छिपा हुआ है, उसे सामने लाना। यहाँ बाहरी परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करने के बजाय हमारी अपनी अंदर की अवस्थाओं को समझने और बदलने में मार्गदर्शन करने पर केंद्रित है। एकदम सही कहा। और वो जो अतिरिक्त मास्टर कार्ड है, वो हमेशा एक शक्तिशाली याद दिलाने वाला है कि हम अपने सामान्य बंधे बंधाए पैटर्न, अपनी कंडीशनिंग और अहंकार की सीमाओं से परे जा सकते हैं। ये परम जागरूकता और मुक्ति की संभावना का एक लगातार संकेत है, जो इस डेक के साथ काम करने को एक गहरा आध्यात्मिक अभ्यास बना सकता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आप मनन कर सकते हैं। अगर बाहरी घटनाएं और परिस्थितियां वाकई काफी हद तक हमारे अंदरूनी जगत का आईना है, तो इस आईने को साफ और स्पष्ट रखने के लिए, यानी अपनी अंदर की स्थिति को संतुलित, शांत और जागरूक रखने के लिए, हम अपनी रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में ऐसा कौन सा एक छोटा या बड़ा अभ्यास नियमित रूप से कर सकते हैं जो हमें वर्तमान क्षण से जोड़े रखे और हमें अपने भीतर देखने में मदद करे। आशा है कि आपको ओशो ज़ेन टैरो पर हमारी ये गहन चर्चा पसंद आई होगी। धन्यवाद और सीखना जारी रखें। हर हर महादेव।